बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद आसिफ मलिक। नाचीज़ खाकसार आज के प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, आज की तारीख क्या ही होता कि ये तारीख ना ही आती, क्योंकि पाकिस्तान की जब भी हम बात करें ख़ास तौर पे तो इस तारीख से गहरा ताल्लुक़ है हमारा। वो ताल्लुक़ बहुत दर्दनाक है, बहुत ज़्यादा अफसरदा कर जाती है तारीख़ हमें, चाहे वो सुक़ूत ढाका की बात हो या फिर आज से 7 साल कबल होने वाला एक ऐसा दर्दनाक वाक़या, ऐसा अफसोसनाक वाक़या, दिल दहला देने वाली एक सिलसिला रहा APS के शोहदा के हवाले से। और ये शोहदा बहुत मासूम से, नन्हे मुन्ने से वो बच्चे थे जो तालीम हासिल करने के लिए अपने ख्वाब लेकर स्कूल गए थे, लेकिन वापस लौटे तो एम्बुलेंसेस में। ये क्यों हुआ, इस पर बहुत बात हो चुकी। ऐसा किस वजह से हुआ और हमने क्यों होने दिया, क्या कोलैप्स, तमाम तर चीज़ें उस पर हम बात नहीं करेंगे। लेकिन जो मेन आज जो मकसद है, वो जितने भी शोहदा के वालिदैन हैं, उनके जो लवाहिकीन हैं, वो आज भी गो के इस वक्त बहुत दुख के साथ, गम के साथ इस तारीख में आज जब वो ज़िंदा हैं और जो उनको याद आती होगी तो यकीनी तौर पर उनको दुख होता होगा, दर्द होता होगा। लेकिन साथ ही उनके दिल में एक जज्बा है, एक फ़ख्र महसूस करते हैं वो कि उनके बच्चों ने इस वतन अजीज़ पर, इस इस्लाम, इस मज़हब के ऊपर और यकीनी तौर पर शहादत का दर्जा हासिल किया। और ये कोई मामूली बात नहीं है। वो बहुत ही छोटी उम्र में, यंग एज में जो ख्वाब शायद हम लोग भी देखा करते हैं कि वतन अजीज़ पे शहादत हमें मिल जाए और हम शहीद हो जाएं, वो उन बच्चों ने उस उम्र में, छोटी सी नन्ही सी उम्र में उनका कबूल हुआ। और उनकी दुआ होगी, यकीनी तौर पर हर मुसलमान की दुआ होती है। लेकिन जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, यकीनी तौर पर वो हम सबको आज भी दुख देता है, दर्द देता है। और ये आइंदा तारीखदान जब भी तारीख लिखेंगे तो उनको भी ये कलम से जब लिखेंगे कि 122 नन्ही जाने जो तालीम हासिल करनी आई थी, वो किस तरह से उनको शहीद किया गया, ये लिखते हुए उसका भी हाथ कांपेगा। आज बात करेंगे इस हवाले से। मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान मुझे ज्वाइन करते जा रहे हैं, साथ साथ मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। यकीनी तौर पे मैं चाहूँगा कि सब इस पे बात करें और शोहदा को याद किया जाए, और आगे अब हम यकीनी तौर पर इस तरह का वाक़या ना हो उसके लिए हम कितने स्ट्रेटेजिकली तैयार हैं। वो कि जितने दहशतगर्द मुलव्विस थे उनको सज़ा दी गई। 4 दहशतगर्दों को 2015 में सज़ा दी गई, 2017 में आखिरी दहशतगर्द को लटकाया गया। उसके बाद फिर कुछ अभी जब लास्ट इस इशू के ऊपर दोबारा बात तब होना शुरू हुई जब तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की बात आई, तो उस वक्त फिर ये इशू थोड़ा सा हमें नज़रों में आया। लेकिन खैर अभी बात का आगाज़ करेंगे इस वाक़े से। सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर चुके वाइस एडमिरल रिटायर्ड वसीम अकरम साहब, उनको प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वसीम अकरम साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है सर। वालेकुम सर जी सर बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अब सर क्या ही अच्छा होता कि आपसे जो आज पहली दफ़ा गुफ्तगू और बात करने का इत्तेफाक रहता वो किसी अच्छे हवाले से होता। लेकिन आज यकीनी तौर पर एक बहुत ही अफसोसनाक तारीख में एक स्याह दिन जिसको हम कंसीडर करेंगे, 16 दिसंबर के वाले साहब से बात हो रही है। सबसे पहले तो अपने तासुरात, अपने जज्बात बयान करने की कोशिश कीजिएगा अल्फाज में, जो कि अल्फाज नहीं मिलते। इस पूरे वाक़ये को और उन नन्हे जानों की शहादत को किस तरह देखते हैं सर? सर अगर आप मुझे सुन सकते हैं। एडमिरल साहब, सर प्लीज चेक कीजिएगा, प्लीज चेक कीजिएगा। मेरे ख्याल में उनकी आवाज़ जो है हम तक पहुंच नहीं पा रही है, कनेक्टिविटी का शायद एरर है। सो यकीनी तौर पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमें साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। हम कोशिश करेंगे इस हवाले से आज बात करें और जानें और समझें कि हमने इससे सबक भी क्या हासिल किया है। जैसा मैंने कहा कि अभी कुछ और इससे पहले एक सिलसिला रहा TTP से, जब मुज़ाकरात की बात हुई, उसमें प्रोग्राम्स किए थे, उस पर बात की थी कि क्या ये ठीक है, क्या ऐसा करना चाहिए। तो कहा गया जी पार्लियामेंट में लाना चाहिए क्योंकि लवाहिकीन को इससे तकलीफ पहुंच सकती है, लेकिन इस मसले को बहुत मैच्योरली हैंडल करना चाहिए। बिकॉज इमरान खान साहब हमेशा से कोशिश करते हैं कि वो सलाह सफाई के साथ और एक अच्छे तरीके से जो है मसाइल हल कर लिए जाएँ। ये जो तरीका है ये ऐसा अपनाया जाए कि जिससे किसी की दिल आज़ारी भी ना हो, और फ्यूचर के लिए, एक स्ट्रॉन्ग फ्यूचर के लिए पाकिस्तान के लिए यकीनी तौर पर हमने देखा कि मुज़ाकरात की टेबल पर लाने की बात की जाती है। ये वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तान को बहुत दर्द दिया, बहुत तकलीफ दी है।
इस पर बिल्कुल हम साथ साथ बात करेंगे। अब्दुल्ला गुल साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। मैं अपने पैनल का इंट्रोडक्शन बिल्कुल करवाना चाहूंगा। अब्दुल्ला गुल साहब जैसे ही ज्वाइन करेंगे उनकी तरफ बढ़ेंगे। फारूक आदिल साहब आज के प्रोग्राम में हमारे साथ होंगे, उनकी तरफ भी बढ़ेंगे। सबसे पहले वसीम अकरम साहब हमारे साथ हैं, वाइस एडमिरल रिटायर्ड। सर, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, मुझे आपकी आवाज आ रही है। सर आपने मेरा सवाल, जी आपने मेरा सवाल सुना होगा, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं सर। जी मैंने सुना है जी, मैं उसका प्लीज सर, प्लीज गो अहेड। तैयार हूं। देखिए जी कि बुज़दिल दुश्मन ने सबसे पहले 16 दिसंबर का दिन मेरा ख्याल है खास तौर पे चुना गया था, क्योंकि ये सकूते ढाका का दिन है, तो दुश्मन उस दिन हमें ज़हनी अजियत भी देना चाहता था। इसलिए उन्होंने हमारे मासूम बच्चों को APS में शहीद किया। मगर हर कौम की जिंदगी में मुश्किल वक्त आते हैं और वही कौमें बड़ी कौमें होती हैं जो इन मुश्किल औकात में स्ट्रांग बनकर उभरती हैं। तो मैं ये फख्र से कह सकता हूं कि हमने वो मुश्किल वक्त बड़ी खल्दा पेशानी से पास किया। हमने ना सिर्फ उन मासूम बच्चों के कातलों को पकड़ा, मगर उनको हमने फिर उनके कैफरे किरदार तक पहुंचाया और जहन्नम वासिल किया। तो मुझे ये पता है कि ये उन माओं, उन बहनों जिनके वो भाई और बच्चे थे और बच्चियां थी, उनको मेरे अल्फाज जो हैं वो मरहम नहीं पहुंचा सकते, मगर कौमों को कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। और क्योंकि हम एक नज़रियाती कौम है, इसलिए पूरी दुनिया की जो ताकतें हैं वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहती हैं, और ये उसी तमाम साजिशों की एक कड़ी थी। राइट सर। अच्छा सर, अभी आपने गुज़िश्ता एक ऑफ कोर्स आप तो नज़र रखेंगे इन तमाम तर खबरों पे। आपने पूरी ज़िंदगी एक तो वक्त की इस पूरी सूरत हाल के साथ गुजारते हुए बहुत सारे वाक़यात इस तरह के हुए होंगे। अभी मुज़ाकरात का एक सिलसिला कुछ चल पड़ा था कुछ महीने कबल, जिसमें तालिबान सपोर्ट कर रहे थे, आपको पता होगा। उसमें हम TTP से मुज़ाकरात की तरफ बढ़ रहे हैं। आपको सर क्या लगता है कि उनसे मुज़ाकरात कर लेने से, या चीज़ें अगर सही हो जाती हैं, हमारे आइन को तस्लीम कर लेते हैं, तो क्या ये ठीक है, या आपको लगता है कि लवाहिकीन को शायद इससे कोई दुख दर्द अभी भी हो सकता है? आप क्या समझते हैं इस बारे में? जी, मेरा इस पे अपना ज़ाती ख्याल है, क्योंकि मैं गवर्नमेंट में तो नहीं हूँ। गवर्नमेंट का क्या इस पे नुक्ता निगाह है, उनका अपना नुक्ता निगाह है। मगर मेरा नुक्ता निगाह ये है कि जिन लोगों ने ये जुर्म किया था उनको तो हम अपने कैफरे किरदार तक पहुंचा चुके हैं। अब हमारी कौम और ज्यादा कुर्बानियों की मुतहम्मिल नहीं हो सकती। तो मेरा ख्याल है कि उन तालिबान से जो ठीक होना चाहते हैं, हथियार फेंक कर मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं और एक मुहब्बे वतन पाकिस्तानी की तरह जिंदगी गुजारना चाहते हैं, उनको माफ करके और हमें उनके साथ अमन मुआहदा कर लेना चाहिए। ये हम दोनों के लिए बेहतर है, क्योंकि आप जानते हैं कि इन तमाम जो भी TTP है, इसकी तमाम फंडिंग रॉ और अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जो खत्म हो गई है, NDA करती रही हैं, और इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसलिए अब क्योंकि उनकी फंडिंग भी खत्म हो गई है, हिंदुस्तान अफगानिस्तान से चला गया है, तो इसलिए अब हमारे हाथ में यही बेहतर होगा कि हम उनसे हाथ मिला लें। जहां तक बच्चों के वालिदैन का ताल्लुक है, वो तो इनको कभी माफ नहीं कर सकते, मगर कुछ चीजें हमें अल्लाह ताला पे भी छोड़नी चाहिए। और मेरा ये यकीन मोकम है कि अल्लाह ताला जो है वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, और जिस शख्स ने भी इस दुनिया में जुल्म किया, हमने देखा कि उसको उसका बदला इस दुनिया में ही मिला। तो मेरा ख्याल है कि हमें इस पे ज्यादा इसको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए, और अगर इस तरह अमन आता है हमारे मुल्क में तो हमें अमन को खुशामदीद कहना चाहिए। ठीक है सर, हमने इस वाकये से, इस पूरी सूरत हाल से क्या सीखा आपके ख्याल में? स्टेट ने क्या सीखा इस पूरे वाकये से? जी, स्टेट ने ये सीखा कि जो दुश्मन होता है उसमें दिल नहीं होता। ठीक है। और ये जो बैनुल अक़वामी कुव्वतें हैं जिसमें यहूदी हैं और हिंदू हैं, उनके पास दिल नहीं है।
अदरवाइज वो कोई और टारगेट भी चूज कर सकते थे और मर्दाना वार हमसे जंग लड़ ले रादर देन ये बच्चों को टारगेट करने से। मगर हमने ये देखा कि हमारी कौम ने उसके बाद तालिबान जो टीटीपी थे उनको बुरी तरह रिजेक्ट किया। बिल्कुल, उन्होंने इस चीज को भी रिजेक्ट किया कि हम किसी सूरत में भी इस मुल्क में शिद्दत पसंदी बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने अपनी फौज के पीछे खड़े हुए और हमने फिर अपने अवाम की मदद से, उस वक्त तो मैं यूनिफॉर्म में था, हमने इन जालिम लोगों को शिकस्त फास्ट दी। और देखें, आप देख लें कि सिवाय पाकिस्तान के आज तक किसी ने इंसर्जेंसी में इतनी बड़ी फतह हासिल नहीं की जितनी हमने की है। और दुनिया अब हमसे वो गुर सीखना चाहती है जिससे हमने इंसर्जेंसी को शिकस्त दी। ठीक हो गया। अच्छा सर, ये इस तरह के जो वाकयात होते हैं, ये जो एक तरह से पूरी कौम को तोड़ने के वाकयात होते हैं, क्या इस तरह के वाकयात वाकई ही किसी कौम को हरा सकते हैं, या पाकिस्तान जैसी कौम को, हमारी अफवाज को, हमारे लोगों को, इनके जज्बों को क्या इससे तोड़ा जा सकता? देखें जी, जब तक पाकिस्तान की माएँ राजा अजीज भट्टी और शबीर शरीफ शहीद और तमाम निशाने हैदर और तमाम शहीदों जैसे सपूत जनती रहेंगी, मेरा नहीं ख्याल कि कोई हमें इस रूए जमीन से खत्म कर सकता है। हमने ये पाकिस्तान पहले बहुत कुर्बानियां देकर हासिल किया, फिर हमने तमाम जंगों में 1948 की जंग में, 1965 की जंग में, 1971 की जंग में, कारगिल की जंग में हमने बेपनाह कुर्बानियां दी हैं। और जो कौम कुर्बानियां देना जानती है और कर्नल शेर खान जैसे शेर पैदा करती है, उसको शिकस्त देना मेरा ख्याल नामुमकिन, क्योंकि शिकस्त दी नहीं जाती बॉर्डर पे, हमारे साथ ना रहें तो जो कुछ भी बांग्लादेश में हुआ वो हो सकता है। मगर मुझे कभी उम्मीद है कि अब हमने अपना सबक सीख लिया है और आइंदा अवाम और फौज हमेशा एक पेज पर रहकर ही हमें दुश्मनों के खिलाफ लड़ेंगे। राइट सर। मुजाहिद बरेली साहब ने ज्वाइन किया है, सीनियर एंकर पर्सन है, सीनियर जर्नलिस्ट है। मुजाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद साहब, अभी इस वक्त प्रोग्राम के सिलसिले में बात हो रही है एपीएस के शोधा के हवाले से। नन्ही जाने जो बिछड़ गई हमसे, जिन्होंने शहादत हासिल की, 7 साल बीत गए लेकिन वो गम अभी भी ताज़ा है, वो गम जाने को नहीं है। हमने दहशतगर्दों को लटका दिया, हमने सब कुछ कर दिया जो हमारे बस में था। ये शायद जितना हम कुव्वत रखते थे अपनी कोशिश की हमने, लेकिन ये जो गम है, ये जो दर्द है, ये अब भी बाकी है। आप सर इस वाक़े को कैसे देखते हैं? प्लीज़ पहले अपने जज्बात का ज़रा इजहार कीजिएगा। नहीं, अभी खैर मैं खुद भी अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम कर रहा था, उनकी फैमिली से बात कर रहा था और इसके बारे में तो मेरी कुछ जुमला निकल नहीं सकता। कहना आसान होता है, मुझे याद आता है जिसकी उंगली कटती हो पता है, जिसका बच्चा स्कूल गया और शहीद होके आए, वो कोई कह रहा था कि मैं कैसे, मैंने तो तालीम के लिए भेजा था, शहादत के लिए थोड़ी भेजा था। अगर शहादत के लिए भेजता तो मैं उसको महाज पर भेजता, फौज में भर्ती कराता। तो बड़े दुख से वो कह रहे थे। और लेकिन जो अफसोसनाक अमर यह है कि इस बड़े साने वाक़े के बाद भी हमारी जो हुकूमतें थी, चाहे या हमारी सियासी जमातें थी, चाहे उसे पीटीआई हो, चाहे पीस पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, सॉरी स्टेट हो, उनका अपोलोजेटिक रवैया है। आर्मी पब्लिक स्कूल जैसे भयानक वाक़े की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान के, चाहे अफगानी तालिबान हो, पंजाबी तालिबान हो, पाकिस्तानी तालिबान ने कबूल की। और हम आज सबसे ज्यादा हमारा जोर यह है कि हम काबुल में उनकी मुस्तहकम की हुकूमत करें। आज जिस अलमिये से गुजर रहे हैं, गालिबन कुदरत उनसे इंतकाम ले रही है कि आज वो रहम की भीख मांग रहे हैं काबुल में बैठे हुए हुक्मरान। आज हम पीटीपी जो हमारे बॉर्डर में बैठे हमारे लोगों पे हमले कर रही है, हम उनसे कह रहे हैं कि जनाब आइए हम आपसे मुज़ाकरात करेंगे, क्योंकि ये अशराफिया के लोग जाती उमरा में हो या बिलावल हाउस में हो, बनी गाला में, ये तो महफूज हैं। लोग तो 60,000 हमारे मारे गए, सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे लोग मारे गए। हम ये यानी पाकिस्तान को बनाना स्टेट है। काबुल में बैठे हुए 300 जो है जिन लोगों ने बगैर कोई एक अमरीकी साजिश के तहत वहाँ बैठे, ज्यादा अमरी। और आपने देखा कि आर्मी पब्लिक स्कूल के लोग जब खबर आई कि जी पाकिस्तानी हुकूमत उनसे मुज़ाकरात कर रही है, कितना शदीद रद्द किया, उन्होंने शहादतें दी, इतना बड़ा प्लेयर, और आप उनसे मुज़ाकरात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, जिनके हाथ खून से रगे में, इन्होंने आज तक माफी नहीं मांगी, माजरत नहीं मारी। दे आर क्रिमिनल्स। इधर वो काबली हो, पाकिस्तानी हो, पंजाबी हो, ये सब एक ही तेरे के चट्टे बट्टे हैं।
ये वो लोग हैं जिन्होंने नर्सरियां बनाई खुद के हमले आवरों की, बच्चों की। क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है, अभी सर ये बताया कि हमने इससे क्या सबक हासिल किया, आपको क्या लग रहा है स्टेट ने क्या सबक हासिल किया? सबक हासिल ये किया कि हम उनसे कह रहे हैं आइए मुज़ाकरात करें। हम ये कर रहे हैं कि उन्हें खुराक भिजवा रहे हैं। हाँ। हम ये कर रहे हैं कि आप काबुल में उस मसले को हुकूमत कर रहे हैं। और मैं देख रहा था उनका ज़मीनुल्लाह मुजाहिद जो है, अभी हफ्ते भर पहले उसने इंटरव्यू देते हुए टीवी पे कहा कि पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम नहीं है। जी। हम अफगानों की तारीख पूरी जानते हैं, इससे ये ना जाएं ये लोग, ये समझते हैं ये जो है कितने ये जो पगड़ियों पहने वाले ये मारे गए थे, मारे गए बेचारे पुअर अफगान, पुअर वो हुए। ये एलीट क्लास है, ये जो हरी और पकड़ बांधे बैठे हुए, चाहे काबुल में बैठे हुए चाहे दोहा में बैठे हुए, जिन्होंने अमेरिका को पाला है, इन्होंने कौन सी कुर्बानियां दी हैं इनकी? हम तो समझ रहे थे वो मुल्ला अमर अपने खुद उम्र मौत मरा, उसका बेटा कौन है? हक्कानी किस तरीके से रंगूल तकब्बुर का वो बने बैठे हैं। पाकिस्तानी स्टेट को स्टैंड लेना चाहिए कि जब तक काबुल के हुक्मरान इन पाकिस्तानी तालिबान को, जिनके खून के हाथ रखे हुए हैं, हमारे लोगों से आर्मी थाने और पब्लिक स्कूल इनको हमारे हवाले नहीं करेंगे और हमें मिसाली सजा नहीं देंगे आइन कानून के मुताबिक, उस वक्त तक इनसे बातचीत नहीं होगी। और मुखाफत अमल है। आज देख रहे हैं ना आप काबुल में बैठे हुए किस तरीके से तरस खा रहे हैं। दुनिया में कोई इनको कबूल नहीं कर रहा, कोई इनसे मायदा करने को तैयार नहीं। पता नहीं क्यों हमारे बाजार से खारजा के बाबू इतने बेचैन है उनकी मदद के लिए। आज मैं देख रहा था सुर्खिया, क्योंकि सर पड़ोसी मुल्क है, इस वजह से कि शायद हम अपने आप को स्ट्रेटेजिकली स्ट्रांग करना चाहते हैं ना। उस वक्त उन्हें ख्याल नहीं था जब हम पे हमले कर रहे थे। दुनिया में ये वाहिद है ये जिन्होंने खुद के हमले मुतारिफ कराए, ये या उधर के वो जो तमिलनाडु वाले थे, और उस पर फख्र से कबूल करते थे। आज भी कबूल किया इन्होंने। एक हफ्ते पहले बेचारे पोलियो वर्कर क्या होते हैं, 5-7 हजार रुपए की तनख्वाह वालों को मारते हैं और आप मुजाहिद बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये बुज़दिलाना हरकतें जो हैं ये बिल्कुल भी मुजाहिद नहीं कहला सकते वो खुद को। एडमिरल साहब क्या आप क्या राय रखेंगे इस पे? क्योंकि एक बहुत बड़ा जो है तबका पाकिस्तान का वो ये राय भी रखता है कि हमें एक स्ट्रॉन्ग स्टांस रखना चाहिए टीटीपी के खिलाफ, इस वाक्य को नहीं भूलना चाहिए, सबक याद रखना चाहिए। आप इस हल्के के बारे में क्या कहेंगे जो ऐसी राय रखते हैं? जी, मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी क्लियर लाइंस ड्रॉ करनी चाहिए बिटवीन टीटीपी और जो तालिबान हुकूमत इस वक्त काबुल में बैठी है। जो तालिबान हुकूमत काबुल में बैठी है, पहले उन्हीं तालिबान ने रूस को अपने मुल्क से मार भगाया और उसके बाद उन्होंने अमेरिका को और नेटो फोर्सेस को अपने मुल्क से जाने के इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की माजी में भी कभी सर? वो इस वक्त वो मुजाहिद हैं। अच्छा। और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। ठीक है। और ये कहना और उनको उसी पलड़े में रखना जिस पे टीटीपी है, मैं इस चीज से मुत्तफिक नहीं हूँ। और मेरा नुक्ता नजर ये है कि जब तक अमन नहीं आता, पाकिस्तान इकोनॉमिकली सफर करने आना जरूरी है। और जो अफगान हुकूमत इस काबुल में बैठी है, उन्होंने क्लियरली ये कहा है कि वो इनको किसी भी मुल्क के लिए दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। अब जहां तक टीटीपी का ताल्लुक है, टीटीपी वालों ने बहुत जुल्म किया। मेरी दुआएं, और मैंने तो बहुत सारे ऑपरेशंस में खुद बंदूक पकड़ कर हिस्सा लिया है। स्टूडियो में बैठ के बात करना और जंग लड़ना दो मुख्तलिफ चीजें हैं। बिल्कुल सर। मगर मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पे ये कहता हूँ कि फसाद और फसाद को जन्म देता है, टेररिज्म और टेररिज्म को जन्म देता है। और ये एक प्रोलॉन्ग सिलसिला चलता रहता है। बेहतरीन हाल ये है कि हम टीटीपी के लोगों को माफ करें, ठीक है, और उनके साथ मुज़ाकरात कर इस मुल्क में अब जो है वो एक मुस्तहकम अमन लेकर आए ताकि हम अपनी मईशत को बेहतर कर सकें। अगर इसी तरह डेली 2-3 फौजी शहीद होते रहेंगे तो हम कितनी देर तक उन शहीदों को दफनाते रहेंगे? हम अगर 10 तालिबान भी डेली मारते रहें तो वो और आ जाते हैं, वो उनकी इंडोक्ट्रिनेशन कर लेते हैं। तो बेस्ट तरीका ये है कि हम उनको मेन स्ट्रीम में लाकर उनकी इंडोक्ट्रिनेशन खत्म करें और हम उनके साथ सुलह करके अमन के पैगाम देकर
अफगानिस्तान को जी। एक स्टेबल हुकूमत बनाने का मौका दें, ताकि पाकिस्तान की जो जी। मईशत है वो बेहतर हो सके, हमें सेंट्रल एशिया में एक्सेस मिल सके, Right, sir. वहाँ से हमारी एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है, वहाँ से तुर्कमानिस्तान से गैस आ सके। For our greater वो हम goods, थोड़ा सा सोच we इस्तेमाल need to करें take such और decisions. हमारे लिए हमें हमारी मईशत बेहतर हो। राइट सर, फॉर ग्रेटर गुड्स वी डिड, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड दैट। आपकी भी राय बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक से वापस आने के बाद मजीद मौजूद मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, मौजूद भी जारी है। साथ ही इसी तारीख के हवाले से सुकूत ढाका जो है वो एक बहुत खतरनाक एक रात, वो तारीख साज दिन जो है वो याद दिलाता है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक है, वापस आने के बाद यहीं से कंटिन्यू करेंगे हमारे साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुके हैं। बात कर रहे हैं आज इस तारीख की जो कि काफ़ी दर्दनाक ऑफ कोर्स एक ताल्लुक़ रखती है हमारी तारीख से। बात की हमने इस तारीख के हवाले से 7 साल पहले जब इसने हमें दर्द दिया, वो बहुत ही खौफनाक सुबह जब हमें पता चला कि बहुत ही जो हमारे नन्हे मुन्ने से बच्चे थे वो स्कूल से डायरेक्ट जो है वो जन्नत चले गए। गो के इस पर खैर ज़्यादा बात मैं नहीं करूँगा। अब जो दूसरा मौजू है आज का, मैं चाहूँगा कि मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके, हम उसकी तरफ साथ साथ बढ़े। बात करेंगे सुकूत ढाका की, और उसकी एक बहुत बड़ी तारीख है। ये कोई जो कहा जाता है कि जी ये तो 70s में हुआ और 80s में हुआ, मुजीबुर रहमान साहब जीत गए और उनको, ये तो बहुत बात की बात है। ये तारीख बहुत पहले से 1948 से कायद आज़म उस वक्त हयात थे, जब से ये बंगला को नेशनल लैंग्वेज देने का जब ये सिलसिला हुआ और वो शिद्दत इख्तियार कर गया वो, उसके बाद फिर 54 में, उसके बाद फिर हमने देखा आगे जिस तरह से मौलवी फजल हक साहब ने जिस तरह उसको आगे परवान चढ़ाया उस तारीख को, फिर वो तारीख बनती जनती, उसके बाद सोहरवर्दी साहब, उसके बाद फिर मुजीबुर रहमान साहब किस तरह जेल गए, जेलों से होते हुए जनरल याहिया तक कैसे पहुंचे, याहिया से इलेक्शन किस तरह हुआ, इलेक्शन से पहले इंडिया ने अटैक कैसे किया। एक बहुत लंबी तवील तारीख है जिसके ऊपर हम बात करेंगे तो शायद प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाएगा, वरना इस पर बात की जा सकती थी। लेकिन आज इस मौजू को रखने का मकसद यह है कि पाकिस्तान ने इससे क्या सीखा। वो खतरात अब भी मंडला रहे हैं। बलूचिस्तान की आप बात कर लें, अब बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जिसके ऊपर हम बात कर सकते हैं कि अब भी दुश्मन बाज नहीं आया। उस वक्त तो भारत जीत गया, लेकिन उसके बाद भी कोशिशें जारी हैं। हम कितने तैयार हैं कि आगे ऐसा तो कुछ नहीं होगा। इस पर बात करने के लिए मेरे मौजूद मेहमान मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। सबसे पहले रिटायर्ड वाइस एडमिरल वसीम अकरम साहब ऑलरेडी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको दोबारा प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। अहमद जवाद साहब सेंट्रल स्पोक्स पर्सन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अहमद भाई को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। हमारे साथ फारूक आदिल साहब बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं और माजी में बड़ी खिदमात अंजाम दे चुके हैं, तारड़ साहब के साथ उनके मुशीर रह चुके हैं, उनको भी प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे तमाम मौजूद मेहमान जितने भी हैं, बरेवली साहब भी ज्वाइन करेंगे, उनको भी बिल्कुल मैं इस पर भी बात करवाना चाहूँगा उनसे। अहमद भाई आपसे मैं ज़रा आगाज़ करूँगा, अभी एडमिरल साहब तो खैर बात करें तो उनकी तरफ मैं वापस जाऊँगा। अहमद भाई आप कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो थोड़ा सा आप जो ये वाक़या हुआ, गो कि आपकी हुकूमत उस वक्त नहीं थी, आज से 7 साल कबल, उस पर थोड़ी सी बात कर लीजिएगा जो भी आप इज़हार राय रखते हो। फिर ज़रा सुकूत ढाका के हवाले से बात कीजिएगा कि जो भी सिलसिला रहा, जिस तरह से 2 भाइयों को जुदा किया गया, भारत ने जिस तरह से अपना प्ले किया, पाकिस्तान ने इससे क्या सीखा। आर वी रेडी नाउ? क्या अब हम मुत्तहिद हैं? क्या अब हम पक्के हैं? बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ। आपको क्या लग रहा है कि दोबारा तो कहीं इस तरह का कोई सानिया नहीं हो जाएगा पाकिस्तान में? देखिए आसिफ, जो 1971 का जो भी एक दर्दनाक कहानी है और एक जख्म है हमारे लिए, मैं आपको एक मिसाल देना चाहूँगा एक ऐसे मुल्क की कि जो इस किस्म के हालात से गुजरा। उस मुल्क का नाम है जर्मनी। ठीक है। और आप ये देखें कि जर्मनी में उस वक्त का जो डिक्टेटर था हिटलर, और जो नाजी अफवाज थी, जो कुछ भी उन्होंने किया, उसके बाद जर्मनी में उसके बारे में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में फिल्में भी दिखाई जाती हैं, डॉक्यूमेंट्रीज भी दिखाई जाती हैं, हिटलर के ऊपर बनाई जाती भी की जाती है। यानी पूरे दुनिया में मेरा ख्याल है किसी कौम को अगर सबसे ज्यादा अगर इंसल्ट किया गया होगा फिल्मों के जरिए तो वो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स को किया गया है।
बिल्कुल। आपने कभी सुना है कि जर्मन्स ने कहा हो कि हमारी हार के जिम्मेदार अमेरिका है या CIA है या कोई और है? वो तो इस पे बात भी नहीं करते, इसको डिफेंड भी नहीं करते। वो तो कहते हैं कि ये एक हमारी हिस्ट्री का एक ब्लैक चैप्टर है और उससे हमने सीखना है, और डिनाई भी नहीं करते उसको। देखें, आप अपनी नाकामी को और अपने फेलियर को दो तरीके हैं, या तो आप उसको जस्टिफाई करते रहें, ठीक है, या आपके पास दूसरा रास्ता ये है कि जो कुछ हुआ है एक्सेप्ट कर लें उसको एक्सेप्ट करें। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो आप अपना फ्यूचर जो है वो बेहतर बना सकते हैं, सिक्योर आप जब सीख लेंगे। जर्मनी ने यही किया ना, जर्मनी को तो कोई नहीं, उसकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं होती। जर्मनी के बारे में आप उनके बात करें, फिल्में दिखाएं, लेकिन उन्होंने अपने फ्यूचर को सिक्योर किया। उन्होंने उससे सबक हासिल किया कि किस तरह से एक डिक्टेटरशिप को रोकना है, किस तरह से एक जो फाशिस्ट पॉलिसी थी उस रजीम की, उसको दोबारा जर्मनी में नहीं होने देना। उन्होंने वहां पे डेमोक्रेसी उसको परवान चढ़ाया। आप ये देखें कि उसका नतीजा क्या निकला कि जर्मनी भी दो टुकड़े हुआ, लेकिन उसके बाद जब वो 1989 में दोबारा वेस्ट जर्मनी की इकोनॉमिक पावर की वजह से ईस्ट जर्मनी जब वापस उसके साथ मिला, तो उसके बाद जो इलेक्शंस हुए उसमें जो चांसलर उनकी इलेक्ट हुई थी उसका ताल्लुक ईस्ट जर्मनी के साथ था। वहां पे परफेक्ट एग्जांपल वेस्ट जर्मनी से नहीं था। किसी ने इस चीज पे एतराज नहीं किया और वो 16 साल तक चांसलर रही, लॉन्गेस्ट पीरियड के लिए जर्मनी के। तो ये देखिए एक बड़ी जबरदस्त एग्जांपल है। अगर पाकिस्तान सीखना चाहे और पाकिस्तानी इससे सीखना चाहे, हम जो है वो बाज़-औक़ात हम किसी और तरफ चले जाते हैं कि इंडिया ने ये किया, रा ने क्या ये किया, लेकिन दुश्मन से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मतलब हम कहीं पे कमजोर थे, हमें वो मानना पड़ेगा हमसे क्या कमजोरियां हुई हैं, कहीं हम जो गलत थे वहां पे। दुश्मन ने दोस्ती करनी है आपसे, वो तो दुश्मनी करेगा आपको। असल चीज ये है कि आपने अपना दफा कैसे मजबूत बनाना है, आपने अपनी सफों में इत्तेहाद कैसे पैदा करना है, आपने अपनी इकोनॉमी को कैसे बेहतर करना है, आपने अपने आवाम के दरमियान हम आंगी कैसे पैदा करनी है। ठीक हो गया, चीज है ये चीज। अब इम्पोर्टेंट सवाल ये अहमद भाई, इस पे जरा साथ से बात कीजिएगा। मुझे फारूक आदिल साहब की तरफ भी जाना है। मुझे जरा बताएं कि क्या अब हम राइट पाथ पे हैं? What do you think? देखें आसिफ, मैं ये तो नहीं कह सकता कि हम बिल्कुल एक हर तरह से अब हमारी डायरेक्शन ठीक है, लेकिन बेहतरी की तरफ गामजन है। हम हमारे मुल्क में अब जो है एक इंडिपेंडेंट डिस्कशन होती है, हम अपनी गलतियों को तस्लीम करने का जो है एक कल्चर डेवलप हो रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। हमारे मुल्क के अंदर एक तीसरी पॉलिटिकल पावर आ चुकी है, जबकि इससे पहले दो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि एक जिसे कहते हैं कि बारियां एक लगी हुई थी, अब एक तीसरी पॉलिटिकल पार्टी है जो कि अच्छा है, तो एक स्टेबिलिटी आ गई है, जमहूरियत के लिए अच्छा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि हम बेहतरी की तरफ जरूर अब चल पड़े हैं, और अगर इसी तरह से अगर हम अपने तमाम अपनी गलतियों को उनका इहाता करें, उनको अंडरस्टैंड करें, उनको एक्सेप्ट करें और उनको दुरुस्त करने की कोशिश करें, तो इंशाल्लाह हम भी बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। और जहां मैंने आपको जर्मनी की एग्जांपल दी है, वहां पे बांग्लादेश की पाकिस्तान मत भूलें कि बांग्लादेश जो है 1971 में आपसे अलग होके बगैर किसी इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर किसी इकोनॉमी के, बगैर वो आपसे आगे निकल गया, बहुत आगे निकल गया। आज वो हमारे से आगे निकल गया है। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। उस पर वापस आता हूं मैं अहमद भाई। जी हो गया अहमद भाई, बहुत शुक्रिया। मैं वापस आता हूं। फारूक आदिल साहब सर, प्रोग्राम में खुश आमदेद। सर क्या कहना चाहेंगे इस तारीख के हवाले से? यकीनी तौर पे बहुत गहरी निगाह रखते हैं आप। 16 दिसंबर, पहले हम इसको सुकूत ढाका की एक याद थी हमारी, एक बड़ी दर्दनाक एक याद थी, उसके अंदर इजाफा हो गया 7 साल पहले जब नन्हे मासूम बच्चों को शहीद किया गया। सर आप कैसे देखते हैं दोनों वाकयात को? आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मदऊ किया इतने अहम मौजू पर। एक मैं वजाहत करना चाहता हूँ कि मैं तारड़ साहब के साथ नहीं रहा। अच्छा ठीक है, मैं ममनून साहब के दौर में। ममनून साहब, ठीक हो, थैंक यू फॉर द करेक्शन सर। एक तो ये, दूसरे अभी
मेरी बड़ी तवक्कुआत बढ़ गई जी जवाद साहब की गुफ्तगू सुन के कि उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल हमें सबक लेना चाहिए माजी से और सीखना चाहिए जी। और हमें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए बजाय इसके कि किसी को इल्जाम दें। ये बिल्कुल ठीक अंदाजे फिक्र है, लेकिन ठीक है हम जरा सा और इन दी एंड फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं जी हम बिल्कुल सही रास्ते पे चल पड़े हैं। तो मुझे एकदम झटका लगा कि एक दोस्त बात करते करते अचानक ये कहाँ चले गए। नहीं चल पड़े हैं, कहा है पहुंचे नहीं है अभी मंजिल पे, लेकिन चल पड़े, गामजन है। तो उसका आप इस तरह मतलब ये है कि सूते ढाका क्यों हुआ? क्यों हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। ढाका इसलिए हुआ कि हमने वोट का एहतराम नहीं किया सर, लेकिन उससे पहले भी वो तो सिलसिला तो चलता आ रहा था। जो इलेक्शन जीत के आए थे, उनको इक्तदार मुंतकिल नहीं किया। ठीक है। क्यों नहीं किया? हमने इसलिए नहीं किया कि एक डिक्टेटर जिस पर अखलाकी इल्जामात भी बहुत ज्यादा हैं, वो मुस्तकिल के सिस्टम में हिस्सा चाहता था। ठीक है। और वो मुस्तकिल सदर बनना चाहता था। ठीक है। और उसने इस मकसद के लिए वेस्ट पाकिस्तान से बहुत सारे लोगों को साथ भी मिला लिया था। ठीक है। तो हुआ क्या कि आपने वोट की ताकत को उठा के खलीज बंगाल में फेंक दिया। ठीक हो गया। लानत है आप पर, हम वोट को नहीं मानते, हम ताकत के जरिए हुकूमत करेंगे। तो नतीजा ये निकला कि मशरकी पाकिस्तान आज बांग्लादेश है उसका नाम, और आप जो जनरेशन है वो लोग तो मशरकी पाकिस्तान के नाम के भी नहीं वाकिफ। जब मशरकी पाकिस्तान का जिक्र करना हो तो बांग्लादेश कहती है। ठीक है, ऐसा ही है सर। थोड़ा सा ये बताएं। जी जी आप कंप्लीट कर लें, बात करने दें। प्लीज कंप्लीट। आज हम ठीक रास्ते पे चल निकले हैं तो फिर हमारी आज फिर वो मसला क्यों पैदा हो गया है कि वोट की जो ताकत है, जो अवाम की राय है, उसको क्यों हमने रावी में फेंक दिया है, उसको क्यों हमने अपना बहरा अरब में फेंक दिया है। हम वोट की एहतराम क्यों नहीं करते? ठीक है। हम लोगों को उठा के बेहुदा इल्जामात पर क्यों नाअहल करार दे देते? अच्छा, वही बात है। तो सर वो इल्जामात जो प्रूफ हुए उसको आप नहीं मानते? जिस वजह से जिन जराइम की वजह से ईस्ट पाकिस्तान हमसे अलग हुआ, वही जराइम आज भी दोहरा रहे हैं। और जिन जराइम की वजह से जिन लोगों ने याह्या खान का जिन मुजरिमों ने साथ दिया, आज नई मुजरिमों की क्लास मौजूदा एक आज के याह्या खान के साथ खड़ी है और मुल्क डूब रहा है। अच्छा, ठीक हमारी तबाह हो गई है, हमारा रोजगार तबाह हो गया है, हमारे मुल्क की पासपोर्ट का हमने बात की थी ना, हमने पासपोर्ट की इज्जत नहीं, इज्जत मजीद खाक में मिल गई है। अच्छा। सच्ची बात यह है कि इस मुल्क को हमने तबाह कर दिया है। और क्यों तबाह किया है? क्योंकि हम वोट का एहतराम नहीं करते। और दूसरी बात आपको दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि ये 7 साल पहले का जो सानिया है वो भी इसी वजह से पेश आया है कि हमारे मुल्क में कानून का, आइन का एहतराम नहीं है। अच्छा। अगर कानून और आइन का एहतराम हो और लोग अपनी मर्जी न करते हों और मुल्क और रियासत या पार्लियामेंट कहीं और जा रही हो और अचानक आप मुल्क का रुख कहीं और बदल दें, तो फिर नतीजा इसी तरह के हादसात की सूरत में निकलता है। ये बहुत खौफनाक हादसा है, बच्चों वाला भी, और उससे कहीं ज्यादा खौफनाक हादसा है ईस्ट पाकिस्तान वाला। लेकिन मुझे तशवीश और परेशानी और अफसोस इस बात का है कि हमने उससे सबक हासिल नहीं किया। ठीक हो गया, मैं हमारी चीज को ठीक करने कभी भी नहीं होता है। सर मैं वापस आता हूं आपकी तरफ। हमारे साथ रिटायर्ड वाइस एडमिरल वसीम अकरम साहब मौजूद हैं। सर आपने गुफ्तगू सुनी अहमद जवाद साहब की, आपने फारूक साहब की भी बात की। प्लीज जरा आप बताएं आपको क्या लग रहा है। मैं अभी बरेलवी साहब भी मैं ज्वाइन कर रहा हूं, उनकी तरफ भी मैं बढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं जरा आपसे चाहूंगा कि आप जरा रिव्यू कीजिएगा, कैसे देखते हैं आप सकूत ढाका को? आपकी तो बहुत गहरी निगाह होगी। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, और आज जो मेहमानों को मदऊ किया है बहुत सोचकर। जी 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 प्लीज। बहुत बड़ा है। सबसे पहले तो मुजीबुर रहमान जो था वो एक कम्युनिस्ट था और उसको उस वक्त यूएसएसआर और इंडिया ने तो 1971 से पहले बहुत उल्टे इल्जामात लग चुके थे, यूज किया। अगर हुकूमत दे भी देते तो उसमें कोई ना कोई और इशू खड़ा करना था, क्योंकि जब कायद आज़म ने कहा था कि उर्दू लैंग्वेज होगी तो जो बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में कह दिया था, तो सबसे मार्च 1948 जला बख्शी थी वो मुजीबुर रहमान था।
अब जहां तक मेरे दोस्त ये कहते हैं कि जमहूरियत जो है वो हर चीज का इलाज है, तो आज तो जमहूरियत जो है वो अमेरिका में भी फेल हो रही है। तो जमहूरियत सबसे बेहतरीन निज़ाम नहीं है, और याहिया खान ने बहुत सारी गलतियां की और हमारे पॉलिटिशियंस ने बहुत सारी गलतियां की, मगर मैं इस चीज की बहस में नहीं पढ़ना चाहता। मैं सिंपल सी बात ये कर, सबक सीखा हमने, ये इंडिया जी मुझे बात करनी दीजिए। ये इंडिया और यूएसएसआर ने मिल के पाकिस्तान को तोड़ने के लिए एक डिफेंस पैक्ट किया और उस पर एक एजेंडे के तहत उन्होंने काम किया। उसके बाद जब अफगानिस्तान में यूएसएसआर आया तो हमने अमेरिका के साथ मिलके रूस, रशिया, यूएसएसआर के टुकड़े टुकड़े करके अपना बदला ले लिया। और जो जिंदा कौमें होती हैं वो अपने वक्त का इंतजार करती हैं और बदला लेती हैं। उसके बाद अमेरिका जब अफगानिस्तान में हुकूमत कहाँ बनी, हमारे बदतरीन दुश्मन हिंदुस्तान के साथ जो कश्मीरियों में मुलाजिम करता था, जिसने 65 की जंग में करा। यानी आप ये मैं आम बंगालियों को मजलूम करने तैयार हूँ, लेकिन अवामी लीग और उसके साथ जो मुक्ति बानी थी वो बाकायदा इंडियन एजेंट थे। ताजुद्दीन की हुकूमत कलकत्ता में बैठी थी, और अगर वो बैठे ना आते, दूसरे ये कह रहे हैं जी वोट को इज्जत दो, और याहिया खान जो जिसको आप कह रहे हैं ना, कहिए ना नवाज शरीफ, ये नवाज शरीफ वो है जिसने कहा था जो ज़िया-उल-हक जिसने पाकिस्तान में बदतरीन आमियत करी, लोग हजारों लोगों के कोड़े मारे, फांसियां चढ़ाई, और ये जो शरीयत के नाम पर इसने जो एक हीरोइन और कल्चर मतलब कराया, इन अफगानों को लेकर आया। नवाज शरीफ उनकी खबर देखा होकर ये कहता था मैं उसका मिशन पूरा करूंगा। तो इनसे पूछे नवाज शरीफ से इनसे कि ज़िया-उल-हक का क्या मिशन था। अच्छा, ज़िया-उल-हक का मिशन यही था ना, वो क्लाशन को हीरोइन, ये महाजरीन, ये लेके आए। चले वो तो हो गया, अब आपको लग रहा है हम सही रास्ते पर हैं? नवाज शरीफ को अब याद आ रहा है उसको इज्जत दो। इसने 85 में गैर जमाती इंतखाबात कहते दिए आए, जनरल गिलानी की पैदावार हैं। जब ये इख्तियार से निकाले जाते थे वोट को इज्जत दो, और जब ये इख्तियार में होते तो ये अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते थे, अगर आपको याद हो 15वीं तरमीम के जरिए। याद है या नहीं याद है? 14वीं तरमीम ने पास करा दी थी कौमी असेंबली से, सेनेट के जरिए पास कराना चाहते थे। ठीक है, ठीक है, अभी बताएं हम सही रास्ते पर हैं। चले तारीख तो एक है ना सर, तारीख से लग रहा है कि इनके जाती उम्र में ऐसा लग रहा है कि जैसे लेडी डायना की शादी हो रही है। अच्छा, 16 दिसंबर के दिन चले सर, शादियां दिखाई जा रही हैं वहां पर। इनको शर्म नहीं आ रही कि जो शादियां दिखाई जा रही हैं इस वक्त। चलें सर, वो एक जाती इवेंट है। अभी जरा बताएं कि आपको लग रहा है सर, इस पे वाइंड अप कीजिएगा 1 मिनट के अंदर। लास्ट कमेंट है, हम सही रास्ते पर हैं क्या? अब आ रही है 16 दिसंबर के दिन गाने दिखा रही है, इंडियन गाने गाए जा रहे हैं जाती उम्र में। सर ठीक हो गया, अभी इस पे बात कर लें कि क्या अब हम ठीक रास्ते पर हैं? ये जो कुछ हो चुका हमारे साथ उसके बाद, या अभी भी हम कहीं भटक चुके हैं? आप मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं, उनकी बात पूरी सुनते रहे। सर हेडलाइंस की तरफ जाना है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ हेडलाइंस की तरफ जाना है, मैं इसलिए चाह रहा हूँ कंप्लीट करूँ कि 16 दिसंबर के दिन सुकून ढाका के दिन जाती उम्र में जो है इंडियन गानों की धुन पर जो है रक्तो मौसीकी और मेहंदी हो रही थी। मगर इन्हें ख्याल नहीं आया हमें अपनी मईशत को बेहतर करना है। अगर हमारी इकोनॉमी ठीक हो जाती है तो मैं आपको ये श्योर कर सकता हूँ कि हम की बेहतरीन कौम और हम एक बेहतरीन कौम बनकर उभरेंगे। मैं जातियात पे जाना चाहता हूँ ना, मैं पॉलिटिक्स पे कुछ कहूंगा, मगर मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम, मैंने पूरी दुनिया देखी है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तानी कौम एक बेहतरीन कौम है। और अगर इनमें कायदे ठीक हो गया सर आपका बहुत शुक्रिया। नाजरीन, ऑफ कोर्स हेडलाइंस की तरफ जाना है, वक्त की किल्लत है, कैद है, लेकिन ऑफ कोर्स इस पे हम कोशिश करेंगे कि माजी के जो तल्ख हकीकतें हैं उसको साथ साथ रखें, उस पर भी प्रोग्राम्स करें, उस पर बात करें, और वही बात आ जाती है कि हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। और अहमद भाई ने बहुत अच्छी बात की, एक्सेप्ट करने के बाद हमें आगे का प्लान करना होगा कि आगे दोबारा हमसे वो गलती ना हो। इसी नोट पे आज के प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी रात 10 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। आसिफ मलिक को इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।